ये तो लिखना है प्रोग्राम, सब गाइड कर। मैं गाइड कर रहा हूँ। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? देखो प्रोग्राम जो है ना, ये तो बहुत एक लाइन का प्रोग्राम है ना। कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे तो वो एकदम से पूरा प्रोग्राम नहीं बन जाता, ठीक है। पहले आप उसका एक पार्ट मुकम्मल करते हैं, फिर देखते हैं मजीद क्या इसके अंदर और इनपुट करना है। तो पहला तुम्हें क्या नजर आ रहा है? हमने एक प्रोग्राम लिखना है कि हम यूजर से क्या करें, दो वैल्यूज इनपुट लें। कौन कौन सी होंगी? लेंथ एंड विड्थ। लेंथ एंड विड्थ। तो दो वैल्यू इनपुट ले ली, फिर हम उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया। एरिया कैलकुलेट करेंगे, बाद में प्रिंट करा देंगे कि एरिया जो है वो ये है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स है, स्टेप भी मैंने बता दिए। पहला काम क्या करना चाहिए? एरिया मालूम इधर है? से एरिया मालूम। यूजर से एरिया नहीं मालूम है, रिलैक्स हो गए। यूजर से पहले क्या लेना है? ये लेंगे। वैल्यूज ले लेना। लिखो, वेरिएबल बनाओ उसके लिए। आगे हो, दोनों हाथ इस्तेमाल करो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए, कोई बात नहीं। लिखो लेंथ इज इक्वल टू, इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं? इनपुट का फंक्शन लगाते हैं। लिखो आई इन पी यू टी, ब्रैकेट लगाओ, शिफ्ट 9। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर लिखो, इसके अंदर जाओ वापस ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग बनाओ, शिफ्ट शिफ्ट से दबाओ, शिफ्ट स्ट्रिंग। हाँ, ये रहा तुम्हारी उंगली के ऊपर, ये रहा। हाँ, ठीक है, अभी रुक जाओ। अब अच्छा, यहाँ लिखो भाई इंटर लेंथ। तो लेंथ कितनी है? इंटर लेंथ, लेंथ इनपुट चाहिए ना, जी। लेंथ। अब आपके पास मैसेज आ जाएगा, यूजर लेंथ लिख देगा, ठीक है, स्पेलिंग की मसला नहीं अब क्या है। करना है? अब देखो, अब लेंथ भाई हमारे पास किस में आएगी? स्ट्रिंग में आएगी। तो हमें इस पूरी वैल्यू को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टाइप कार्ड। तो टाइप कास्ट करते वक्त क्या करते हैं? इनपुट से पहले ब्रैकेट लगाओ और आखिर में ब्रैकेट लगाओ। पूरा सिलेक्ट कर लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये। अब शिफ्ट 9 दबा दो। बाहर क्या लिख दोगे? इंटीजर या फ्लॉट, जो भी लगाना है। पर बाहर इनपुट से पहले वैल्यू आएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर? फ्लॉट में चेंज हो जाएगी। लिखो फ्लॉट, ठीक है। अब इसी को कॉपी करो और दोबारा क्या लिखोगे? इसको कॉपी करके क्या बना दोगे? विड्थ बना दोगे। पूरे को। पूरे कॉपी करो, खुद सोचो ना यार। लेंथ आ गई आपके पास, कॉपी करके नीचे पेस्ट करो, इसी सेल में नीचे इंटर लगाओ। लेंथ को कन्वर्ट कर दो किसमें? विड्थ में। अंदर भी वहां पे लिख दो विड्थ, इंटर लेंथ लिखा हुआ है ना मैसेज में। इधर सही हो गया, दोनों वैल्यूज इनपुट आ जाएंगी। अब इंटर लगाओ। अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रिंट। पहले एरिया तो कैलकुलेट करो, प्रिंट कैसे करा देंगे? क्या मालूम करना? एरिया मालूम करना, ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूला भी लिखा हुआ है। लिखो एरिया किसके बराबर है? लेंथ एंड हाँ, विड्थ। लिखो टैब दबा दिया तो इसको हटाओ, एच टी को हटाओ, अब टैब दबा दिया। इंटर कर दो, इंटर कर दो। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, डब्ल्यू दबा के आई टैब दबा दो। एरिया हो गया। अब इंटर, प्रिंट, क्या लिखेंगे प्रिंट में? शिफ्ट 9, प्रिंट करना है ना यार, एंड बस एरिया प्रिंट कराना है, लिख दो एरिया। सही है, चलाओ इसको, डालो वैल्यूज, कोई भी नंबर डालो एरिया के लिए। लेंथ बताओ कितनी लंबाई है, फ्लोट में बताऊँ इंटीरियर? जिसमें लिख जाए उसमें बताओ। ओके। इंटर, विड्थ बताओ, इंटर, आगे एरिया 5 इंटू 8 40। समझ में आया कुछ क्या किया? यस सर। हाँ, यस क्या सर। किया? एरिया मालूम किया इसका सर, लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट कर दिया। हाँ, फिर उसको सिंपल सी कैलकुलेशन थी। यस। सही है, सही।
अच्छा, तो शुरू में पढ़ के थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होता है, बट जब हम इसको गौर करते हैं फिर हमारे पास जो है ना चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि भाई इसमें हमने जो है ना बेसिकली क्या परफॉर्म करना है। ठीक है, इंटर लेंथ, इंटर विड्थ, और अगर मैं कह दूं भाई ये किसमें है, इन सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाए, इन सेंटीमीटर, तो एरिया किसमें आ जाएगा भाई, किसमें आ जाएगा, क्या लिखूंगा भाई, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही होता है ना ये, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद विद लेंथ, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ एंड विड्थ, क्या हुआ, एंड विड्थ इज एरिया। सही लिखा मैंने, तो यहां डाल दिया मैंने ये वैल्यू यहां डाल दिया मैंने, और जो एरिया का यूनिट होता है वो क्या होता है अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही हो गया। जैसे नमाज पढ़ के आ गए हैं ना, कितने बजे जमात है, जाओ फिर जल्दी से हो जाओ, तो वजू भी करो। तो मैंने इनको बोला था कि नमाज जो है ना वो 1:10 पे कर लें, ताकि हम, पता नहीं मुझे लगा हो गई शायद। हाँ, कोई बात नहीं, बताओ क्या एरर आ रहा है, आखिरी लाइन मत पढ़ो एरर की, इनवैलिड सिंटेक्स, लाइन नंबर क्या बता रहा है, ऊपर एरर में देखो एरो बना हुआ आ रहा होगा इस लाइन में, इधर लेकर आओ, एरर को पढ़ना सीखो। ऐड हो जाओ ना यार, मैंने क्या नहीं किया यार। हाँ, लॉट इनपुट इंटर लेंथ, लॉट इनपुट इंटर लेंथ, प्रिंट लेंथ इनटू विड्थ, प्रिंट एरिया। अब यहाँ पर क्यों डाल रहे हो अल्लाह के बंदे, जब इसको रन करोगे ना खुद ही पूछेगा आपसे। सही है, आपने इनपुट लिया है ना, तो वो खुद पूछ रहा है आपसे। अब आपने यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे डाला आपने 7, ये हो गया आपका 21। क्या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्यूआर से स्कैन नहीं हो रहा। हाँ भाई, इसके बुरके तो उतार दो यार। हैं, टच खत्म करा। ठीक है, मुझे नजर ही नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, रुक जाओ बस। मिस्टर, दिस इज योर एज, दिस और एफ स्ट्रिंग वैलिड एक्सप्रेशन, नहीं या तो फॉर्मेट लगाओ या एफ लगाओ, दोनों की लगा दी, समझ रहे हो, यहाँ से एफ हटा देता हूँ। ठीक है, अब चल गया। अब इसके अंदर नेम, एज, सैलरी, अभी इनपुट नहीं लिया क्या आप, अच्छा ये इनपुट करोगे तो आ जाएगी वैल्यू ना, और क्या मतलब इसमें लगाया, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स पर हैव यू फॉरगॉट अ कॉमा, मिस्टर दिस योर एज, दिस योर एज, सैलरी इधर डाल दो ना बेटा, को इधर सैलरी कॉमा उधर लिख दे, पहले खत्म कर दिया स्ट्रिंग तुमने। अगर अगर ये लिखूंगा किसी ने डेसिमल वैल्यू डाल दी फिर एरर आ जाएगा।
अगर इधर देखो मैं इसको यूं कर दूं ना, अभी तो मैं इंटीजर भी लिखूंगा तो मेरा प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, इंटीजर कर दूं, टाइप कास्ट में ये बात सिखाई थी मैंने कि अब किसी ने यहाँ 4.5 डाल देना, गया ये। हाँ लाओ, सेल नॉट एग्जीक्यूटेड। आप यहाँ इसको वैल्यू डाल के रन नहीं करना, इंटर प्रेस करना है, बाय इंटर। सेल तो एग्जीक्यूट हुआ है, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। 6 इंटर। अगर आप इनपुट यहाँ पर आ रहा है, यूं इनपुट आया और वैल्यू डाल के इसको दोबारा यूं रन करोगे ना तो फिर नहीं चलेगा, वही बोलेगा। इनपुट डाल के सिर्फ इंटर करना है, सिर्फ इंटर करना है, ठीक है। ठीक है, अभी पूछता हूँ मैं रिकॉर्डिंग का क्या स्टेटस है। लेंथ की स्पेलिंग देखो, यहाँ क्या लिखी है, GHT, और ऊपर क्या लिखी है, ये स्मॉल से लिखो ना, कैपिटल क्यों बना रहे हो भाई? कैपिटल से नहीं बनाओ, स्मॉल से लिखो। लेंथ एरिया, लेंथ एरिया नहीं है, विड्थ होगा, एरिया तो नीचे फाइंड कर रहे हैं ना, समझ रहे हो बात? ठीक है, लेंथ और विड्थ आ गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो गई और नीचे क्या बन गया हमारा, और यहाँ करली ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूँ, LENGTH, ठीक है। एंड विड्थ, ठीक है। एंड एरिया, ठीक है। अब इधर करली ब्रैकेट लगा दो, लेंथ LENGTH होगा ना, लेंथ सही है, करली ब्रैकेट, डालो वैल्यू, ऐसे नहीं करना है, वैल्यू डालेगा सिर्फ इंटर दबाओ, ठीक है। हाँ भाई बोलो बोलो, चल गया या नहीं चला? शायद चल गया, हाँ सही चल गया, ठीक है। हाँ ठीक, ये कह रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, इसका मतलब आपने कोटेशन शुरू में लगाया लेकिन उसको आखिर में टर्मिनेट नहीं किया। अब ये चेक करते हैं कहाँ, अब ये चेक करते कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, देख रहे हो, ये हुआ, यहाँ खत्म नहीं किया, ये हुआ, यहाँ खत्म नहीं किया। एरर पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है, वो शुरू शुरू में ऐसी मुश्किल होती है। यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, 1, सही हो गया ये। नीचे वाला भी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 1, सही, ये पूरा हो गया, ये टर्मिनेट हुआ हुआ, सही हुआ हुआ, ठीक है। और मैं करली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कैसे ब्रैकेट लगे हुए, करली ब्रैकेट, हाँ ये जो प्लेस होल्डर वाले ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट है। इधर मैं, हाँ जा रहे, वो करली ब्रैकेट ही रीड करता है ना, यहाँ पर करली ब्रैकेट एंड विड्थ इज, यहाँ विड्थ नहीं लिखा आपने, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ये है और जिसकी विड्थ ये है,
विड्थ यहाँ लिखूंगा इज, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा एरिया, कैलकुलेट 6 6 एरर क्या आ रहा है, LENGTH, ये कह रहे हैं यहाँ पर LENGTH लिखा हुआ आपने, ऊपर क्या लिखा हुआ, HT लिखा हुआ, सही है। उसने तो उसमें वैल्यू डाली, आप ये प्रिंट करा लग रहा है, ये वेरिएबल तो बना ही नहीं है मेरे पास। गलतियां देख रहे हो छोटी छोटी, इसका ध्यान रखना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर पता भी नहीं चलेगा आपको। बिट के साथ भी मसला है, WIDHT नहीं, यहाँ लिखा हुआ TH, ठीक है। सही है, गलतियां समझ में आई, इन पे अब दोबारा में ध्यान देना है, दोबारा रिपीट ना हो ये गलतियां। नहीं, मैं तो मैंने समझाने के लिए एरर जनरेट करवाया यहाँ पर, या मैंने फ्लॉट लिखता है, मैंने फ्लॉट वैल्यू एंटर की है ना, और टाइप कास्ट कर रहा हूँ मैं इंटीजर से, तो इसलिए एरर जनरेट हुआ है। क्या नहीं किया, नहीं किया, इधर रखो ऊपर, क्या नहीं चल रहा है, हम जहाँ इंस्टॉल करते हैं ना सी ड्राइव, ई में इंस्टॉल किया, स्क्रिप्ट्स, एनाकोंडा का फोल्डर कहाँ है, एक मिनट, ये पाइथन है ना, एक मिनट चेक, बात यहाँ से, पाइथन स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी पाइथन, अच्छा अब मैं इससे करता हूँ, यार कोंडा कोंडा तुम कहाँ हो, यहाँ पे हो, ये पता कौन चाहिए, पाइथन कोंडा, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ मुझे हमें इन्वायरमेंट के अंदर पाथ में है, एडिट नया पाथ ऐड,
यहाँ से रन करता हूँ तो आपका वर्किंग फोल्डर है ई ड्राइव में इसी पाइथन फोल्डर में नहीं तो अलग से फोल्डर बना रहे इंस्टॉलेशन का फोल्डर है ना, वो तंग करता रहेगा फिर आपको। यहाँ पर बनाता हूँ मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ से command line। शिफ्ट 9 शॉर्ट की नहीं, शिफ्ट दबा के 9 के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, सेटिंग में जाओ और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट में डबल कर दो ना, ऑटो क्लोजिंग सेटिंग, ये ऑटो क्लोज ब्रैकेट। परमिशन कह रहा है परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन से नेक्स्ट चलाऊंगा तो मेरा फोल्डर नहीं आया, कोई और सा आएगा। सिस्टम में आ गया हमारा कौन सा फोटो है, ई ड्राइव। ई ड्राइव लोड कर लें, कैसे लोड किए देखो, ई कॉलन ई ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर बना हुआ हमारा, SID लिख के टैब दबाया, ठीक है। इसके अंदर रन करना है ना मुझे, पिक्चर नॉट चल जाएगा, आपको थोड़ी कनेक्ट होता है। सबने कर लिया ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Your file could not be accessed, have been moved or deleted. अभी बैठो, एक काम करो, अभी कोलैब पे यूज करो। कहाँ पर कोलैब चलाना होता है, तो पहली क्लास में नहीं थे।
नेट चल रहा है ना? कौन सा वाला है? लिख मुझे ओ लैब होगी क्या नोटबुक्स लैब पे क्लिक कर लूँगा ये आ गया न्यू नोटबुक। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारा ये है क्या चीज सामने लिखो और काम करो यार। सही है अब यहाँ कोड लिखते हो वैसे ही रन होगा सिर्फ। इसके लिए हाँ पाई के लिए जो है ना अब देखो जरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है भाई 2 पाई आर। तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है इनपुट लेनी पड़ेगी क्या पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अब या तो आप पाई की वेरिएबल खुद बना लो कि भाई पाई जो है वो किसके बराबर है 3.142 यही होती पाई की वैल्यू सबको पता है। या फिर अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इंपोर्ट करें यहाँ पर मैथ्स और फिर यहाँ पर लिखें मैथ्स डॉट पाई तो वो पाई की वैल्यू आपको दिखा देगा इतनी बड़ी। यूं यूज कर लें या अपनी डिफाइन कर लें ठीक है तो अपनी डिफाइन कर लें ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ भाई पाई डिफाइन कर रहा हूँ किसके बराबर 3.142 ठीक है। और अब मुझे क्या चाहिए इनपुट में रेडियस चाहिए ठीक है। क्या लिखूंगा भाई रेडियस के लिए प्लॉट सबको समझ में आ रहा है हाँ अभी यही बात तो ऊपर समझा रहा था मैं कि अगर इंटीजर से टाइप कास्ट करूंगा और किसी ने फ्लोट वैल्यू डाल दी तो एरर आ जाएगा। कोई बात नहीं फ्लोट में टाइप कास्ट हो जाता है इंटीजर बेसिकली स्ट्रिंग होता है ना। ये मैंने पिछली क्लास में ये बात डिटेल में समझाई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है मैं इसको इंटीजर कर दूंगा तो ये नंबर आ जाएगा राइट। लेकिन अगर ये वैल्यू फ्लोट में है तो अब इंटीजर जब इसको खोलेगा कोटेशन से बाहर निकालेगा तो उसे इंटीजर नहीं मिल रहा ये एरर जनरेट करेगा। तो इसलिए अगर यूजर ने वहां पर भी फ्लोट वैल्यू डाल दी और मैंने टाइप इंटीजर से कास्ट की है तो गए इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई फ्लोट लगा देते हैं फ्लोट निकल आता है। इन दिस केस अगर कोई इंटीजर भी डाल देगा तो वैल्यू 12.0 ही होगी। ये बात समझ आ गई हाँ। तो फ्लोट से टाइप कास्ट किया मैंने इनपुट लिया क्या लिखूं भाई इंटर द रेडियस ऑफ सर्किल ठीक है। सर्किल का जो है वो रेडियस इंटर कर दें। देन जब पाई भी हमारे पास आ गया रेडियस भी आ गया और हमें क्या फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा सरकमफेरेंस बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई बाय आर यही फार्मूला होगा सरकमफेरेंस 2 पाई रेडियस सही है। और आखिर में हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट क्या कर देता हूं भाई मैं ट्रिपल कोड में लिख देता हूं
क्या लिखता हूं भाई कि पाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, पाई की वैल्यू कितनी है, कितनी ली हमने, पाई की वैल्यू उतनी ली है हमने, और हमारे पास रेडियस जो है वो कितना आया है, रेडियस आया है हमारे पास रेडियस के बराबर, एंड इन द फॉर्म फाइनल हमारे पास सरकमफेरेंस कितना आ गया है, सरकमफेरेंस, मैं इसको स्मॉल में कर देता हूं, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये हमारे पास, इसको शुरू में एफ लगा दूंगा, हमारा काम जो है वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट इनपुट, यहाँ मैंने ट्रिपल कोड नहीं लगाए, ठीक है। इंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल, मैंने कहा अभी 10 है, तो 10 के बाद कितना रिजल्ट आ गया, अभी पाई की वैल्यू इतनी है, रेडियस इतना है, कितने सरकमफेरेंस, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। दोबारा रन करता हूं, मैंने कहा सरकमफेरेंस 2 है, रेडियस 2 है, तो सरकमफेरेंस जो है वो इतना आ रहा है। इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी मैंने अलग लाइन में लिख दिया, मल्टीपल लाइन का कोड इस्तेमाल करके। सबको समझ आ रही है बात? हाँ, वो भी लिख दूं, तो यहां पर मैं करता हूं इंपोर्ट मैथ, और आगे लिखता हूं मैथ डॉट पाई, ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इसको पाई के वेरिएबल में क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, वरना यही उठा के डायरेक्ट इस्तेमाल कर दो यहाँ पर मैथ डॉट पाई, तो स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले पाई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट मैथ से भी ये उठा सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल इसमें? अबे भाई ये छोटे वाली किया करो यार, चौथी क्लास है ये, और हर क्लास में दोबारा यही बात बतानी पड़ रही है मुझे। हाँ, चल अभी बताता हूँ। कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं विदाउट लैपटॉप है, मोबाइल में कर लो यार, प्ले स्टोर पे जाके जुपिटर नोटबुक की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोई पाइथन का जो है ना वो डाउनलोड कर लो। सर्च आ रहा है कहीं? पाइथन कोडिंग ऐप, पाइथन 3 कंपाइलर, ऑफलाइन, कोई सा भी डाउनलोड कर लो यार, इतनी सारी चीजें, फारिग बैठने से बेहतर है काम करो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लो फॉर एंड्रॉयड, इतनी सारी ये हमारे पास जो है ना एप्लीकेशन मौजूद है। क्यों पाइथन कर लो, पूरा इंटरफेस है इसमें, प्रॉब्लम्स के जो है ना सॉल्यूशन निकालो, बड़े हो जाओ, वक्त जाया नहीं करो, सही है जी। सुनो भाई, सवाल सुनो, बातें कम करो, पॉइंट के बाद, हाँ पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल्स कम करने हैं या बढ़ाने हैं, इतने बड़े डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं राउंड, क्या होता है, राउंड, ग्रीन हो गया ये,
राउंड के बाद मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दी 34 पॉइंट दे इतनी बड़ी वैल्यू, और यहाँ मैंने इसको कहा 3 डिजिट्स में राउंड कर दो। क्या कर दो? 3 डेसिमल में क्या कर दो? राउंड कर दो। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, फिर यहाँ लिख देता हूँ राउंड। राउंड तुम्हारे पास वैल्यू आएगी सरकमफेरेंस की, उसको क्या कर देना? 2 डिजिट में राउंड कर देना। सही है? समझ में आ रही बात? हाँ, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अब इतना बड़ा डेसिमल नहीं आएगा। सही हो गया? चलो अगले सवाल पे। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? जी, एरर पढ़ो, क्या आ रहा है? आखिरी लाइन एरर की पढ़ो। क्या हुआ, पश्तो में आ गया क्या? कौन सा? नेम प्रिंट नॉट डिफाइंड। देखो प्रिंट जो है ना स्मॉल से लिखा है मैंने, तुमने कैपिटल से लिखा। ऐसे ही है, स्मॉल है। इस आगे स्पेलिंग पढ़ो प्रिंट की, IND, N नहीं लगा है। अब ऐसा नहीं करो। चले आगे बढ़े। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दोनों ही हराम होते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो बना सकते हैं ना? हैं? तो हमारे पास क्या क्या लेना है इसके अंदर भाई? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कि कितने पैसे उधार लिए हैं, उस पर कितना इंटरेस्ट रेट है, और कितने वक्त के लिए लिए हैं। तीनों मल्टीप्लाई होके हमें क्या बता देते हैं, उसका इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों इनपुट लेने, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है। कोई रॉकेट साइंस है इसमें? खुद ही करना है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ इसको अभी। जी हाँ ना, किसी एक कोई भी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, ये तीनों इनपुट आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये जनरेट होगा। सही है? ये अब तुम लोगों ने खुद सोचना है। ठीक है, ये खुद सोचना है, क्योंकि ये मैं तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। टाइम अगर आप वहां मेंशन कर दो कि महीने मेंशन कर रहे हो, साल मेंशन कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे मंथली लगता है। अगर आप साल में मांगेंगे तो फिर मल्टीप्लाई बाय 12 करके उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है अभी ये सवाल? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड का फार्मूला क्या होता है अभी? वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? हाँ, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास क्या होती है भाई? वेलोसिटी होती है। और ये हमने कैलकुलेट कर दी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। निकाल लोगे, डिस्टेंस इनपुट लोगे और टाइम इनपुट लोगे। ठीक है, इसके अंदर मैं और चीजें ऐड कर सकता हूं कि टाइम में यूजर से ले रहा हूं किसमें? सेकंड्स में। तो डिस्टेंस, स्पीड किसमें कन्वर्ट होगी भाई? इतने मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस जो है वो मीटर में ले रहे हैं तो मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस से कहूँ कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितने घंटों में किया है, अब वो किलोमीटर बताएगा और घंटे बताएगा, लेकिन मैंने आंसर किस में देना है? मीटर पर सेकंड में देना है। तो डिस्टेंस को भी किलोमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा?
मीटर में और टाइम को भी घंटों से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड के अंदर, और फिर हमारा रिजल्ट जो है इतनी तो पड़ी हुई है ना यार, है हो जाएगा। दोनों कर लेना, सिंपल भी कर लेना इसमें, और फिर यहां मेंशन कर देना कि टेक डिस्टेंस एज किलोमीटर, टाइम एज आर, और कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकेंड में। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे सवाल, एंड आप इसको जो है वो खुद ही कवर कर लेंगे। यहां लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर, टाइम इन आवर्स, और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड। और ऊपर वाले में क्या किया हमने कि भाई टेक डिस्टेंस इन, इसमें मीटर में ही डिस्टेंस लिया है, कोई बात नहीं। इसमें टाइम जो है वो सेकंड्स में ही लिया है, कोई बात नहीं। तो स्पीड जो कैलकुलेट हो जाएगी वो किसके अंदर होगी, मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन यहाँ दूसरे वाले केस में ऑटो मीटर पर सेकंड नहीं होगा, यूनिट कन्वर्जन आपको लगानी पड़ेगी। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई कैलकुलेटर। बीएमआई क्या होता है भाई, बॉडी मास इंडेक्स, कि भाई बंदे का हाइट वेट कितना है, बंदा मोटापे का शिकार है या नहीं है। तो बीएमआई के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बीएमआई के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है भाई, वेट उसका जितना भी है उसको डिवाइड कर दें हाइट के स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दें, हाइट के स्क्वायर से। वेट होना चाहिए किलोग्राम में, ठीक है, राइट। कहां चले गए थे, अभी आए और चले गए थे कहीं, अभी आए, चलो बैठ जाओ। अच्छा जी, तो क्या करूं भाई, वेट लूं किलोग्राम में और हाइट लूं मीटर्स में। वेट लूं किलोग्राम में और हाइट लूं मीटर्स में। वैसे बीएमआई जो है वो आम तौर पे क्या फार्मूला होता है, यही होता है। देखो, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर्स, ये हमें लेनी पड़ती है। अब अगर तुम भी मोबाइल में कुछ डाउनलोड करके काम कर लो यार, हैं, हो रहा, बड़ा लंबा डाउनलोड है क्या। मोबाइल भी नहीं है, हैं, अभी मुझे बताओ क्या कर सकता हूं मैं।
अरेंजमेंट करो यार। किससे? हाँ, अभी असल में हमारा काम जो है वो फार्मूला सीखना नहीं है। हमारा काम है उस एक लिखी हुई एक्सप्रेशन को पाइथन में कन्वर्ट करना। तो ठीक है, रेट अभी जाने दे वैसे, समझ रहे, हमारा फोकस अभी उस पर नहीं है कि रेट क्या निकलता है क्या। हमारा फोकस इस पे है कि हम लिखी हुई किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को पाइथन की एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकें। चलो भाई, इंडेक्स और फाइंड में फर्क बताऊं। फाइंड में अगर वैल्यू नहीं मिलती तो -1 लिखा हुआ था। इंडेक्स में अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो एरर आ जाता है कि भाई ये वैल्यू, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है बेसिकली, समझे। ये चलाओ यार, क्या नाम है, देखो अगर आवाज तो आई नहीं शायद, तो मुझे हाँ हाँ, मेरे पास रखे रखे डबल थोड़े हो जाएंगे, दे दूंगा भाई आपको यार, आप ही लोगों के लिए। नहीं नहीं, घर पे जाके भी करो, बार बार प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना लिखना आएगा हाथ तेज चलेगा। जितना आप लिखोगे गलतियां आएंगी, लिखोगे गलतियां आएंगी, सही करोगे एरर आएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आप एक हफ्ते बाद बोलोगे यार अब तो कोई मसला ही नहीं, अब नहीं आ रही गलतियां। तो शुरू में ऐसे ही होता है। नहीं अभी नहीं किया, कर दूंगा। अच्छा भाई, तो बीएमआई कैलकुलेट कर दें। टेक वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इन मीटर। तो क्या वेरिएबल बनाऊं पहले? वेट, WEIGHT, वेट इन किलोग्राम, ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा ना, वरना लोग अगर पाउंड्स में डाल देंगे तो फ्लॉट। इनपुट लिया हमने, क्या लिख रहा हूं भाई, इंटर योर वेट इन केजीज, ठीक है, किलोग्राम्स, राइट, सही लिखा। वेट, WEIGHT, WEIGHT, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, वेट इन किलोग्राम हो गया, और क्या चाहिए मुझे, हाइट इन मीटर चाहिए। क्या लिखा मैंने, फ्लॉट इनपुट इंटर योर हाइट इन मीटर्स, ठीक है। देन अब यहां जो फॉर्मूला है बीएमआई का, वो क्या कह रहा है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर, और हाइट इन मीटर का स्क्वायर, तो क्या होगा यहां पर, स्क्वायर, ठीक है। तो हमने पेमडास पढ़ा था, एक्सप्रेशन सही सॉल्व हो जाएगी, पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट। हमारे हिसाब से पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, नहीं नहीं, अभी इस एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होना चाहिए, पावर पहले सॉल्व होनी चाहिए, वरना जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है, क्या उस एक्सप्रेशन में डू यू फील कि खुद ब खुद पावर पहले सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी ना। पेमडास के मुताबिक पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं है, दूसरी बारी किसकी आएगी, पावर की, तो पहले क्या सॉल्व हो जाएगा,
और हम भी तो यही चाहते हैं, ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अगर यहां पर +3 लिखा हो, नाउ देयर विल बी प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये अब मुझे पता ही नहीं है कि +3 मैंने 2 के साथ पावर में करना है प्लस, या पहले पावर क्या हो जाएगी, निकल आएगी, डिवीजन हो जाएगी, जो जवाब आएगा उसमें 3 करना है, या पहले पावर निकल आए, जो जवाब आ जाए उसको अंदर 3 ऐड करना, फिर बाद में वेट से डिवाइड करना। अब यहां पर क्या है, एम्बिग्यूटी है, समझ लो। अब यहां आपने क्या करना पड़ेगा, उसको खुद समझाना पड़ेगा यूजिंग सम ब्रैकेट्स, कि भाई नहीं, पहले तुम पावर निकाल लो, यानी ब्रैकेट सॉल्व कर लो, उसके बाद ये समझ लो जरा गौर से, उसके बाद क्या करना, उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करना, दोबारा ब्रैकेट लगा दिया, ये पूरा सॉल्व होने के बाद फिर ओवरऑल उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। अभी नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं बात को, कि आप अपने एक्सप्रेशन को क्लियर करके लिखेंगे ताकि आपको भी समझ में आए और सामने वालों को। कोई पैसे तो नहीं खर्च हो रहे ब्रैकेट लगाने में यार। तो अभी हमें ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है, हमारी प्रेसिडेंस जो है बिल्कुल पेमडास के मुताबिक सही चलेगी। तो क्या लिखूं यहां पर भाई, कि भाई योर बॉडी मास इंडेक्स इज BMI। अरे सही हो जाएगा यार, कोई बात नहीं। असल में यहाँ ये तार छोटा है, वो मैं सीधा लैपटॉप रख नहीं पा रहा हूँ, तो और मुझे बैठना भी सीधे, अगर उधर बैठूंगा उधर ही देखता रहूंगा, तो हाथ इधर है लैपटॉप उधर है, तो वर्ड्स जो है वो टाइपिंग में क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं। टाइपिंग वैसे ही इतनी बुरी है, और बुरी हो गई। तो अब ये हो गया हमारे पास, ठीक है। वेट कितना है जी, तो 70 किलो वेट है। हाइट कितनी है जी, मीटर में 5 फुट, मीटर में चाहिए 1.5, तो आपका बॉडी मास जो है वो 31 आ गया। अच्छा, अभी नॉट कंसिडरिंग कि बॉडी मास की वैल्यू ज्यादा आई है कम आई है। अब यहां पर भी वही मसला है, आमतौर पर यूजर को अपनी हाइट जो है वो फुट्स में पता होती है, इतने फिट है, मीटर में नहीं पता होती, सेंटीमीटर में नहीं पता होती। तो इस सवाल को भी आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कि भाई हाइट अपनी बताओ किसके अंदर, तुम फीट के अंदर, उसे पता भी नहीं चलेगा हम, लेकिन कन्वर्ट करके उसको मीटर में बॉडी मास बता देंगे उसका। अभी मैंने आपसे पूछे कितनी मीटर आपकी हाइट है, आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना पता होगा इतने फुट तो है, हाँ 1.775, ठीक है। कितनी फुट में कितनी है तुम्हारी, फुट में नहीं पता भाई, यहां देखो फीट टू मीटर्स, यहां नजर आ जाएगा कि 1 फुट जो है 0.3048 मीटर के बराबर है। तो अब मैं उस यूजर से कहूंगा भाई अपनी हाइट फुट में बता दो, उसको फुट पता होगी ना, मुझे पता है यार मेरी हाइट जो है ना 5 फुट 8-9 के करीब है कुछ, 1.76 मीटर। तो हम ये फार्मूला लगा के एक और कन्वर्जन लगा के फार्मूले को मीटर ही देंगे, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। वरना पहले यूजर यूज करते हुए पहले जाएगा अपनी हाइट मीटर में कैलकुलेट करके लाएगा, फिर आपको इनपुट देगा। तो हम अपने बिहाफ पे उसको ये काम करा देंगे, हो जाएगा। तो ये काम आपने इंप्लीमेंट करना है इसके अंदर। नेक्स्ट, ये तो बड़ा आसान है यार, सब तो जानते हैं न्यूटन को, हाँ ये क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा लॉ होता है ये, हाँ न्यूटन का होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट लॉ नहीं यार, फर्स्ट लॉ क्या होता है, आइंस्टाइन था वो, न्यूटन पहला लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हाँ ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो फर्स्ट कौन सा था भाई,
तो यही तो बोल रहे हैं उर्दू में हम, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट एक्शन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये कौन सा है? फर्स्ट क्या था? अबे था क्या भाई, ये पूछ रहा हूं। If a body is in rest, it will always be in rest. If a body is in moving, it will be in moving until and unless some external force is applied. यही था ना? तो कर लोगे ये, मास इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप ये फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे कितनी फोर्स जो है वो जनरेट हो रही। फोर्स की यूनिट क्या होती थी? न्यूटन। न्यूटन। अब देखो यहां आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और ये एक्सप्रेशन भी बड़ी गंभीर सी लग रही है हमें। सी, तवज्जो देना अब इसके ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन मुझे लिखनी है वो मुझे बड़ा जो है ना खतरनाक सी लग रही है कि मैं इसको कैसे प्लस माइनस में मैनेज करूंगा। खैर हम करते, ठीक है हम करते। मैंने इसको कॉपी किया, एंड जो सवाल मैं छोड़ रहा हूं बाद में उसको टैली कर लेना, वो खुद करने हैं, और जो मॉडिफाइड सवाल बता रहा हूं वो भी करने हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन एन, इसकी पावर जो है वो कितनी है? n माइनस टी। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ आ रहा है उस तरह से लिखा हुआ नहीं आ रहा जिस तरह हमें चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम इस सवाल को नहीं हर चीज स्किप कर देते हैं। क्विट का जो लफ्ज है ना उसे निकाल दो डिक्शनरी से, क्विट को ही क्विट कर दो। ये मैंने ले लिया यहां पर, ये आ गया, सही है। अब क्या करना है मुझे भाई, क्या क्या टोटल अमाउंट ये मुझे कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट लेना है, इंटरेस्ट रेट डेसिमल में इनपुट लेना है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, टाइम्स इन ईयर, ये सारी चीजें क्या करनी, इनपुट लेनी। अच्छा, वी आर नॉट फोकसिंग, मैं अगेन कह रहा हूं कि आप मुझसे पूछें भाई ये आर क्या है, उसकी एन कितना है, अभी हम इंटरेस्ट के फॉर्मूले को डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा फोकस किस चीज पर है कि इस लिखे हुए फॉर्मूले को हम कैसे एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, पाइथन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनपुट लेना शुरू करता हूं। क्या इनपुट चाहिए मुझे? नहीं यार, वो कैलकुलेट हो रहा है यार, देखो सही भाई, ये कैलकुलेट होगा, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो यहां मैंने वेरिएबल बना दिया कैपिटल P, ठीक है। क्या लिखूं भाई, इनपुट, हाँ कर लेंगे, इंटर योर प्रिंसिपल लोन अमाउंट कह देते हैं इसको, ठीक है। किससे टाइप कास्ट करूं उसको, इसको इंटीजर से कह, राउंडेड ही होता है, डेसिमल में कौन लेगा, ठीक है। तो यहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे आप लगा भी दें फ्लॉट तो अच्छी बात है। अच्छा, एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई, अब इसको मैं क्या करता हूं, फ्लॉट, क्योंकि डेसिमल में होगा लाजमी, इनपुट इंटर एनुअल
इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और ये किस में डालना है, डेसिमल में डालना है, यानी परसेंटेज में लिखना है। अगर हम कहते हैं यार 15% है तो डेसिमल में क्या होगा 0.15, और अगर हम कह रहे हैं यार 20% है तो 0.20, और अगर 10% है तो 0.10, ठीक है। लेकिन 10 से अगर नीचे होगा यानी का 8% है तो 0.08, एक जीरो लगेगा पहले, सही है। तो हम उस हिसाब से देख लेंगे। आर के बाद नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, कितनी दफा इंटरेस्ट जो है वो इंप्लीमेंट होगा वो नंबर ऑफ टाइम बताना है। तो इंटीजर होगी ये वैल्यू, इनपुट, इसी को कॉपी करके ले आता हूं, नंबर ऑफ टाइम्स जी, सेंटेंस के आखिर, हाँ यहां बीच में मांगे। असल में इसका ताल्लुक इनपुट से है नहीं, ये तो सिर्फ एक मैसेज है कि यूजर को पता चल जाए क्या इनपुट देना है। नहीं कैसे करोगे, ऊपर अलग से लिख दो, फिर यहां पर लिख दो भाई, यहां प्रिंट में लिख दो, क्या लिख दो भाई, इंटर अमाउंट। अब यहां आपने किया और यहां पर नीचे इनपुट ले लिया, अमाउंट इज इक्वल टू इनपुट, तो ऊपर लिखा हुआ आएगा, नीचे लाइन में इनपुट आएगा, अलग हो जाएगा उससे, ठीक है। बीच में फुल लिख दो भाई, क्या लिख दो भाई, प्रिंट थैंक यू, अब बीच में आ गया, सही है। वैसे ऐसा क्यों सोच रहे थे, हाँ जहन में ये सवाल क्यों आया, कोई कोई मिसाल जहन में आई होगी ना, हाँ कुछ तो बंदे के जहन में चला होगा ना भाई ये हो जाए, या बस वैसे ही कूद गया बीच में। अच्छा जी, टाइम इन ईयर, कितने टाइम के लिए लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भी, इनपुट हाँ मैं करता हूं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लोन, ठीक है। ये भी हमारे पास इंटीजर में ही होना चाहिए, राउंडेड होगा, 12 महीने 24 महीने हो गई, चारों वैल्यूज हो गई, पी आर एंड टी। अब मुझे एक्सप्रेशन लिखनी है, एक्सप्रेशन क्या, अभी ए इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पी, सब जरा तवज्जो देना इधर, मैं लिखा भी पी मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट लगाया 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय एन, यहां तक तो सही है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहले डिवीजन होगा, बाद में प्लस होगा, और फिर वो पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, बाहर ऊपर क्या लगी हुई है, पावर, पावर के लिए क्या करूं, डबल स्टार, लेकिन पावर में से भी n माइनस टी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां लिख दूंगा n माइनस टी, अब अगर मैं इसको देखो समझो ये गलती बता रहा हूं, अगर मैं इसको n माइनस टी लिख दूंगा तो n विल बी द पावर ओनली, और जो जवाब आएगा उसमें से t माइनस होगा। अब मुझे बताना है कि नहीं भाई नहीं, n खाली पावर नहीं है बल्कि n माइनस टी से जो बचेगा वो पावर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर पेमडास के मुताबिक सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व बनकर एक नंबर आ जाएगा, उसकी क्या निकलेगी, पावर निकलेगी, ठीक है। पावर में वो डिफरेंस हो गए, नंबर बन चुका होगा, पावर निकलने के बाद ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा, और देन पी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, प्रिंट कंपाउंड इंटरेस्ट इज ठीक है। हमने क्या लोन कितना लिया हुआ है 10 लाख रुपए लिए हुए। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है मैंने कहा भाई 0.20 है। नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग पर ईयर 2। नंबर ऑफ ईयर्स लोन टेकन कितने साल के लिए लिया अभी हमने देखा यार 5 साल के लिए लिया। तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया भाई 7,51,314 रुपए समथिंग। ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट जो है 5 साल में आपको इतना, यानी टोटल कितने वापस करने पड़ेंगे 17,51,300 रुपए। 10 लाख लेंगे 17 लाख देने पड़ेंगे। अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे हमें भी। अच्छा भाई एक्सप्रेशन समझ में आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। पैरामीटर क्या होता है भाई ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, रेक्टेंगल का हो ट्राइंगल का हो किसका भी हो, तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो तीनों साइडों का क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, साइड ए साइड बी साइड सी। ट्राइंगल में भी चलो सही है, अभी क्या बताएं इसमें मजीद। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर का आपने क्या देना है रेडियस इनपुट देनी है, उसका पावर लेके काम कर लेना हो जाएगा। हाँ भाई सबसे हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी जो है वो आपने क्या करनी है इनपुट लेनी है, मास इन किलोग्राम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सबने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हुई है, हाँ भूल गए फार्मूला याद है लेकिन भूल गए। तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला बना देते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है। किसको नहीं पता कि ये कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है। अच्छा भाई देखो समझो भाई समझो, हमारे पास क्या होता है हम बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं हमारे पास कितने किस्म की इक्वेशन होती हैं 4 नहीं, हमारे पास इनफाइनाइट तरह की इक्वेशन होती है। क्या होती है लेकिन जो सबसे पहली इक्वेशन होती है वो कौन सी इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और ये लीनियर इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है ना हम आगे बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। पूरी मशीन लर्निंग जो है वो इन्हीं पे चल रही होगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो इक्वेशन होती है उसको लीनियर क्यों कहते हैं, हाँ लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों कहते हैं वो तो आप उसकी पहचान बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूं उसको लीनियर क्यों कहते हैं। लीनियर लिखला ही वर्ड कहां से लाइन से, लीनियर इक्वेशन कि जब कभी मैं किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा कहीं भी जा रही होगी पर वो सीधी लाइन होगी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबको ये बात समझ में आ रही, लीनियर इक्वेशन होती क्या है जरा याद है किसी को, लीनियर इक्वेशन क्या होती है x² कहां से आ गया लीनियर में
बताओ यार। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या होती है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन होती है। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास, समझो जरा तवज्जो से, हमारे पास इसका ग्राफ तो नहीं है, तो मैं कैसे कह रहा हूं कि ये लीनियर इक्वेशन है? अच्छा, ये सीधी चल रही है, ये सीधी नहीं चलेगी, इसकी लाइन सीधी चलेगी। ऊपर लिखा हुआ है इसलिए, अगर वो हटा दूं तो फिर कैसे बताओगे? हाँ, पहचान ये होती है इसकी, पहचान ये होती है कि भाई जो वेरिएबल होता है ना इसके अंदर, क्या होता है? वेरिएबल क्या क्या है इसके अंदर? x है और y है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास x जो है वो क्या होता है? इनपुट वेरिएबल होता है, और y जो है वो क्या होता है? आउटपुट वेरिएबल होता है। अच्छा, और x को हम इसके अंदर इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हम डालते हैं और y जो आउटपुट निकलता है वो हमारी वैल्यू पर ही डिपेंडेंट होता है। सब सुन रहे हैं? तो यहां पर इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है x और y, क्योंकि इस वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो कितनी पावर है भाई? x हैज पावर। जब कोई पावर नहीं लगी होती इसका मतलब पावर कितनी है वहां पर? 1 पावर है, ठीक है। तो जब भी किसी इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की पावर क्या होगी? 1 होती है, तो वो इक्वेशन क्या पहचान होती है किस चीज की? कि ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इसको कहते क्यों है? क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो क्या प्लॉट होता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन जो है वो प्लॉट होती है। अच्छा, आप को मैं यहां दिखाता भी हूं। देखो, यहां मैं एक इक्वेशन ले रहा हूं, मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कैसी लाइन आ रही है? स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। अच्छा, मैं इस 2 को चेंज करके 3 कर दूं, कैसा हो गया? 5 कर दूं, 6 कर दूं, 7 कर दूं, 9 कर दूं, 12 कर दूं, ठीक है, इतना बड़ा कर दूं। खैर, लीनियर वाली बात समझ में आ गई, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसका प्लॉट क्या बनेगा? लीनियर बनेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। प्लॉट हमारे पास ना हो तो हम कैसे पहचानते हैं? पावर देख लेते हैं। दूसरी हमारे पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक। कैसी इक्वेशन होती है? लीनियर के बाद कैसी होती है? ये मैं उन लोगों के लिए डिस्कस कर रहा हूं जिनको नहीं पता है, जिनके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसी दिखती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यूं दिखती है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ये एक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है मुझे? 2 पावर नजर आ रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ मुझे सीधी लाइन नहीं, कर्व मिलेगा, टेढ़ा मिलेगा, किसी भी तरह का हो सकता है, सही है। तो अब अगर मैं यहां ये इक्वेशन लिखता हूं टू सी कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
1। सही है, चलो चल जाओ। कैसा आ रहा है? एक कर्व आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं कर दूं 5x², या मैं इसको कर दूं -2 -3x², नीचे चला गया हो 3 सही है। स्क्वायर लगाने के लिए मैंने 6 के ऊपर कैप बना हुआ ना वो लगाया, ठीक है। 3x², तो हमारे पास ये ग्राफ आ गया 3x² - 2। हाँ, इनको टाइमिंग्स का पता चल गया, सही है। यस, अच्छा, क्वाड्रेटिक वाली बात समझ में आ गई। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक से बड़ी कैसी इक्वेशन होगी? क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है, जिसके अंदर पावर 3 होगी, उसका अपना ग्राफ होगा, जरा 3 डायमेंशनल ग्राफ होगा, ठीक है। अब देखो इधर जो लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो लीनियर इक्वेशन होती है, जब उसको मैं सॉल्व करता हूं, सुनो तवज्जो से, जब मैं उसको सॉल्व करता हूं तो x के जो जवाब आते हैं ना, वो एक जवाब आएगा। क्या आएगा? x का एक जवाब आएगा। x का कितने जवाब आएंगे? एक जवाब आएगा। लीनियर इक्वेशन को जब भी सॉल्व करूंगा x के कितने आंसर आएंगे? एक आंसर आएगा, ठीक है। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x के कितने आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे। दो क्यों आएंगे? वैसे पावर है इसलिए तो आएंगे, नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जब हम यहां देखते हैं ना, जब हम यहां देखते हैं तो देखो, एक पॉइंट अगर y पर है 50 या y पर पहुंचे तो एक x की वैल्यू इधर भी नजर आ रही है मुझे और एक x की वैल्यू इधर भी नजर आ रही है। मैं अगर इसको थोड़ा सा यूं करूं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस चलो बन गया। अब ये मैं देख रहा हूं ना यहां पर, तो ये एक्स एक्सिस है दोनों और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से अगर मैं 50 पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे एक्स की कितनी वैल्यू नजर आ रही है? एक इधर नजर आ रही है और एक इधर नजर आ रही है। समझ रहे बात? तो क्योंकि कर्व बन रहा होता है इसलिए वो दो वैल्यूज जो है एक्स की प्रोड्यूस कर रहा होगा, और ये 3 डायमेंशनल अगर हो जाए तो जी एक्सिस में भी एक्स की वैल्यू आने लगेगी। लिहाजा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर जो है वो कितने निकलते हैं? दो निकलते हैं। अब आए थे अपने काम की तरफ, हम जहां से चले थे। अगर मेरे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको हम यूं लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मुझसे कहा जाए कि x के दोनों आंसर क्या हैं, x की क्या वैल्यूज क्या होंगी, तो क्या x की वैल्यू होती है? एक x की वैल्यू होती है x1 और दूसरी x की वैल्यू होती है x2, और x1 जो है वो बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा, जब ये x1 की बात कर रहा हूं तो यहां माइनस नहीं आएगा, प्लस ले लेंगे, और जब x2 की बात करूंगा तो यही चीज क्या हो जाएगी? कॉपी होके x2 के लिए आ जाएगी, बट यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, प्लस की जगह माइनस।
तो ये दो चीजें हमारे पास, दो फार्मूले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे डायरेक्ट बता सकता हूं कि x की दोनों वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो यहां पर यही फार्मूला लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ वी व्हाट वी डू हियर, देखो हमने कहा भाई ए बी सी की वैल्यू इनपुट ले लो, तो इनपुट ले लेते हैं। a इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीजर इनपुट, क्या लिखता हूं भाई, इंटर वैल्यू ऑफ a, इसी को मैंने कॉपी किया, b एंड c, यहां पर क्या हो गया b, यहां पे क्या हो गया c, तीन वैल्यूज इसके अंदर चाहिए मुझे, b एंड c। नाउ अब मैंने इस फार्मूले में इसको बंद करना है, क्या लिखूं भाई, पहले में x इज इक्वल टू, अच्छा ये दो फार्मूले एक ही में बंद हुए हुए, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूं, तो कह रहा हूं मैं x1 में क्या लिखूं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे आप एक्सप्रेशन आपकी अच्छी सॉल्व हो जाएगी, माइनस बी प्लस, माइनस वाला बाद में लिखूंगा। अब प्लस के बाद जो है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसके ऊपर पहले क्या है, मैंने ब्रैकेट लगा दिए, और पहले मैंने क्या लिख दिया इसके ऊपर, रूट किसके बराबर होता है, 1/2। जब किसी के ऊपर रूट लिखा, a के ऊपर रूट लगा, मतलब a की पावर कितनी है, 1/2। पावर लिखने के लिए 1/2 के लिए मैं 0.5 लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या हो गया, माइनस बी प्लस अंदर जो भी है उसका रूट, अंदर जो भी है उसका रूट, सही है। अब अंदर क्या है, बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी, और ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, क्या, मैं अगर डायरेक्ट यहां लगा दूंगा डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये डिवाइड किसको करेगा, 0.5 को डिवाइड कर देगा, या अगर 0.5 निकलेगा तो इसको सिर्फ डिवाइड कर देगा, माइनस बी रह जाएगा। नहीं, लाइन होती है पूरे फॉर्मूले में कंप्लीट के नीचे, देखो ऊपर क्या खाली इसके नीचे लाइन लगी हुई है, नहीं, या खाली बी के नीचे लाइन नहीं, पूरे के नीचे जो भी आंसर आएगा वो कंप्लीट आंसर किससे डिवाइड होगा, 2a से डिवाइड होगा। तो लिहाजा कंप्लीट के लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहां एक ब्रैकेट लगाया और यहां दूसरा ब्रैकेट लगाया कि भाई ये पूरा सॉल्व हो जाए, उसके बाद क्या करना, 2 मल्टीप्लाई बाय a कर देना, सही हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय a कर दे। चाहो तो इसको भी ब्रैकेट बंद कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर लेना, बाद में पूरे को डिवाइड कर देना। ये तो हो गया x1 यानी प्लस के साथ, और दूसरा क्या हो जाएगा, x2 यानी माइनस के साथ। मैं इसको आसान करने के लिए क्या लिखता हूं, x1, x2, और यहां पर भी कॉमा डाल के ये फॉर्मूला लिख देता हूं, सही है, सही हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक्सप्रेशन है, मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी मैंने लिखा भाई 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है, क्या लिखा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसमें 5 क्या है भाई, a, 3 क्या है इसके अंदर, b, और 9 क्या है इसके अंदर, c, ठीक है, मोस्ट वेलकम। 5 3 9, अब मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर मैंने यहां वैल्यू डिफाइन की हुई है a b c, देखो भाई जरा, मैं यहां क्या लिख रहा हूं, प्रिंट x1, x2 मैंने चलाया, x में क्या डालना है मुझे 5, b में क्या डालना है, b क्या था 3 और 9, 3 और 9। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट किया, इसने मुझे दो वैल्यूज दिखा दी, -2.9 और
ये जे लगा हुआ है, इसका मतलब ये है, मैं एक काम करता हूं, ये अंडर रूट जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव सॉल्व नहीं होता, हमें पता है स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं निकलती, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू को छोटा कर देता हूं। मैं यहाँ कहता हूँ सी जो है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। दोबारा इनपुट लेता हूं, कितना था भाई, 5 3 1, अभी भी कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, फिर ए को कम कर देता हूं, ए मैंने कर दिया 2 4 1, सही है। ये दो आंसर आ गए मेरे पास, क्या आ गए, ये दो आंसर आ गए। ये दो आंसर क्या है, जो आंसर होता है किसी भी इक्वेशन का, इसका मतलब ये होता है कि उन वैल्यूज को अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूं तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वी विल डिस्कस इट मोर, बट इसके अंदर और सवाल दिए हुए, देखो टेम्परेचर कन्वर्जन, ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्जन, वॉल्यूम, प्रेशर, इलेक्ट्रिक पावर, पैरामीटर ऑफ सर्किल, फ्यूचर वैल्यू, सेविंग्स, कितने पैसे सेव कर सकेंगे, फॉर डन वर्क डन, कॉस थीटा इस्तेमाल करने के लिए मैथ डॉट कॉस इस्तेमाल करेंगे आप, हीट ट्रांसफर, डेल्टा टी। ये सारे सवाल आपको क्या करने हैं, अब सॉल्व करने हैं। सही हो गया, हाँ, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट को लाने के लिए वही काम करेंगे यार, मैथ से ले आओ, मैथ डॉट SQRT, इससे भी आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3, या फिर आप वही लगा दें 9 पावर 0.5, सॉरी 0.5, ठीक है, हो जाएंगे, ओके।